हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की सीरीज में हम आपका जो एमए सब्जेक्ट है, तो एमए जो भी आप हिंदी सब्जेक्ट से जो भी एमए कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो एमए हिंदी में ये आज की जो हमारा वीडियो का जो पेपर है, पेपर आपका पहला है। कौन सा पेपर है? पहला पेपर है आपका प्रश्न पत्र और फर्स्ट और पहला ही आपका सेमेस्टर है। और जो भी आप हिंदी सब्जेक्ट जिनके पास है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमारे पेपर का नाम है। और आज की सीरीज़ में जो हम आपको कराने वाले हैं, ये आपकी इकाइयाँ हैं, पाठ्यक्रम की इकाइयाँ हैं। और आज की सीरीज़ में हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। फर्स्ट पेपर के जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे आज की वीडियो में कराएंगे। और सारे नहीं कराएंगे, 2 वीडियो हम ले लेंगे। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी 20 क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से 2-3 पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, तो पिछली वीडियो में हमने आपके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम अपना 36 के स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी काव्य में मीरा का क्या स्थान है? तो ये जो मीराबाई हैं उनका हिंदी काव्य में अद्वितीय साधिका के रूप में इनका स्थान है। मीरा का उद्देश्य कविता करना नहीं, बल्कि वस्तुतः मिलन की साध जब हृदय में समाप्त नहीं पाती तब कंठ से फूट पड़ती है और भक्त में लिपिबद्ध कर देते हैं। मीरा को क्या पता था कि उनके ये भावना प्रसून हिंदी साहित्य की अमर निधि बन जाएंगे। ठीक है, आगे इसके बाद आएगा कि मीरा की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो मीरा जी जो है वो मीरा की भाषा शुद्ध राजस्थानी है और उन्होंने जयदेव की सी मधुरता है इस जिसमें गुजराती, ब्रज, पश्चिमी हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भावा अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जिस भाषा के शब्दों को उचित समझा उसका सहज रूप में प्रयोग किया। भाषा प्रभाव युक्त, स्वाभाविक और सरलता से समझ में आ जाती है। मिश्रित शब्दों का प्रयोग होने पर भी वह अत्यंत मधुर तथा प्रभावपूर्ण है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बसरत अंग पपा अपार रे, घटके पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। ये हो गया इनकी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 कि गुरु नानक देव के विषय में बताइए, या फिर निर्गुण काव्य में के अंतर्गत गुरु नानक का योगदान बताइए। तो मध्ययुगीन निर्गुण भक्ति का साधना में गुरु नानक का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी सरलता और ईश्वर में तन्मयता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनकी प्रतिष्ठा सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में ही नहीं, अपितु निर्गुण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों के रूप में भी है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। गुरु नानक ने अपने गुरु आराध्य से अपना निकटता स्थापित करते हुए हम घर सजान आए कहा है और आवहु ममित प्यारे मंगल गावहु न रे का भाव व्यक्त किया है। उनको राम, अलख, अपार, आगम, अगोचर और साथ ही उनमें एक और दिया है कि नातिसु माता पिता सुत बंधु, नातिसु माता पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी है। और फिर और जो घटघट अंतरी ब्रह्म लुकाई, इनके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि विचारों में उनका मत कबीर आदि निर्गुणी या संतों के मत से मिलता जुलता है, लेकिन ना तो इन भजनों में कबीर का अकड़पन है और ना ही खंडन मंडन की प्रवृत्ति है। अत्यंत सहज और उदार भाव की ही उनकी उक्तियों का प्रधान आकर्षण है। जाति पाति, छुआछूत और बाह्यचरों के प्रति उच्च कोटि की भावना विद्यमान थी, जो भक्तों को त्याग भावना और दुख बर्दाश्त करने की अंतहित प्रेरणा देता है। इनके पदों में सत्य के प्रति आस्था, विनय और मृदुता गजब की है। उन्होंने मिथ्याचारों में फंसे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि रैन गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, हीरे जैसे जन्मू है कौड़ी बदले जाई। अतः उन्होंने मानव जीवन को सार्थकता का नाम स्मरण से ही नहीं, बल्कि आदि ग्रंथ के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में नानक जी की बाणियाँ हैं। यद्यपि उनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु हिंदी और फारसी बहुल पंजाबी में भी खूब लिखा है। वस्तुतः निर्गुण काव्य परंपरा को समृद्ध करने में अद्वितीय योगदान रहा था। इसके बाद आते हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल के विषय में बताइए। तो राजस्थान के प्रसिद्ध संतों में दादू दयाल का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वान इनका जन्म अहमदाबाद में मानते हैं, परंतु वहाँ उनका कोई स्मारक नहीं मिलता है। क्षिति मोहन सेन उन्होंने ब्राह्मण के पालित पुत्र मानते हैं, पर अधिकतर विद्वान इस मत से असहमत है। वे धुनिया थे जो मुसलमान की एक जाति है। उन्होंने अज्ञात संतों से दीक्षा प्राप्त की, जिनका नाम
वृद्धानंद है बताया जाता है। वे देशाटन करते हुए राजस्थान आए और सांबर के निकट बस गए, जहाँ आज उनके नाम से दादू द्वार है। दादू प्रतिभाशाली संत थे। हरड़े वारड़े और अंगवधु उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। रब्ज, सुंदरदास, प्रयागदास उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। निर्गुण भक्त होने के कारण उन्हें भी कबीर के समान परंपरागत उच्च कहे जाने वाले लोगों में सामना करना पड़ता है। वहीं इसलिए कबीर के समान परंपरागत उच्च कहे जाने वाले लोगों में सामना करना पड़ता है, और इसलिए कबीर की तरह उन्होंने भी वेद विरोधी राग आलापते हुए जाति प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक रूढ़ियों, मिथ्याचारों का जमकर विरोध किया। हालांकि कबीर की तरह उनका स्वर उग्र नहीं रहा। वे सहज भाव से ही अपनी बात कहते थे। ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण उनकी मुख्य प्रवृत्ति थी, जिसे इन शब्दों में देखा जा सकता है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पेड़ परान, सब कुछ तेरा तू है, मेरा यह दादू ज्ञान। तो इसमें उन्होंने जो प्रेम विरह की तड़प अद्भुत है, उनकी काव्य भाषा ब्रज, उसमें राजस्थानी एवं खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। इसी के साथ रब्ज के विषय में बताइए। तो रब्ज क्या है? तो दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व वाले जो थे वो आपके रब्ज थे। ये पहुँचे हुए संत होने के साथ साथ हृदय कवि भी थे। उनकी अनेक रचनाएं हैं और अपने गुरु दादू की रचनाओं को उन्होंने अंगवधु तथा अन्य संतों की वाणियों को सर्वांगीण के नाम से संग्रहित किया है। उनकी रचनाएं सीधे हृदय में उतर जाती हैं तथा जीवन सत्य को उद्घाटित करते हुए प्रतीत होती हैं। उनका चिंतन प्रौढ़, वेगवती, स्वाभाविक और अन्य कई संत जिस बात को कई पदों में कहते हैं, रब्ज उसको दोहे में ही कह देते हैं। निर्गुण संतों के समान ही उनका वर्ण विषय रहा है। द्विवेदी जी के अनुसार उनकी भाषा में राजस्थानी और मुसलमानीपन अधिक दिखाई देता है। वही सूफी कवि मुल्ला दाऊद की बात करें तो उनकी रचनाओं के विषय में बताना है तो मुल्ला दाऊद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। उनकी रचनाओं में चंदायन का संपादन एवं प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विश्वनाथ प्रथम द्वारा हो चुका है। रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जिसका समय है 1379 स्वीकार किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोक कथा नाम दिया। इस प्रेम काव्य में नायक लोकर तथा चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल अथवा संवत 1650 से लेकर 1900 तक की काल अवधि रीतिकाल के नाम से अभिहित की जाती है। काव्यशास्त्रीय अर्थ में रीति से तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, नायिका भेद, कथन के विवेचन से होता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत काव्य के इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है और उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। हिंदी साहित्य के उक्त काल में अनेक कवियों ने इसी प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया है। वही रीतिकाल की पृष्ठभूमि की बात करें तो काव्य शास्त्र की परंपरा भारत में नाट्यशास्त्र काव्यांग निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। साथ ही अग्नि पुराण की गणना इसी क्रम में होती है। संस्कृत साहित्य में काव्य की आत्मा को लेकर विभिन्न संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ है, जैसे कि रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ये परंपराएं भी रीतिकाल की पृष्ठभूमि निर्माण में सहायक है। साथ ही श्रृंगार साहित्य की परंपरा तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत श्रृंगार रसपरक काव्य की धारा अवच्छिन्न रूप से प्राप्त होती है, जिसमें उल्लेखनीय है गथा सतसई, साथ ही अमरूक शतक, आर्य सप्तशती, श्रृंगार मुक्तक, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार शतक। इसके बाद आता है राधा कृष्ण के श्रृंगार की परंपरा। तो जो 12वीं शताब्दी में जयदेव ने राधा कृष्ण का श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के रूप में किया। हिंदी में विद्यापति ने इसी परंपरा को अपनाया। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम लच्चड़ा भक्ति ने एक प्रकार की नायिका वेद कथन को आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी ओर सूफी कवियों ने इसके मजाजी के प्रभाव के फलस्वरूप वैष्णवों को प्रेम लक्षण भक्ति में कामुकता का समावेश हो गया। वहीं दरबारी परंपरा की बात करें तो विलासी बादशाहों के दरबारों में आश्रय पाने के कारण फारसी की कविताओं के साकी, शराब, जाम, प्याला आदि घर कर गए थे। हिंदी के दरबारी कवियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार पूर्व परंपरा ही रीतिकालीन साहित्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी के साथ आता है कि रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें रीति कवि और रीति मुक्त या
स्वच्छंद कवि आते हैं। रीति कवियों को भी दो भागों में वर्णित किया गया है, जैसे रीति ग्रंथकार कवि या सिद्धि रीति सिद्ध कवि या लक्षणबद्ध कवि। वे कवि जिन्होंने शास्त्रीय शैली पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे कि केशवदास, मतीराम देव, पद्माकर और ग्वाल इस श्रेणी के प्रमुख कवि हैं। वहीं रीतिबद्ध कवि या लक्षणबद्ध कवि की बात करें तो इसमें आपके शास्त्रीय पद्धति पर काव्यांगों का निरूपण तो नहीं किया, परंतु इनके प्रत्येक छंद में किसी न किसी काव्यांग का निरूपण हुआ है। इनका ध्यान प्रंथों पर अवश्य रहता है। सेनापति और बिहारी इसी कोटि के कवि हैं। वही स्वच्छंद अथवा रीति मुक्त कवि की बात करें तो वे कवि जिन्होंने साधारण काव्य के रूप में रचना की और श्रृंगार विषयक विविध विषयों की चर्चा का समावेश उनकी रचनाओं में यथास्थान स्वयमेव हो गया। बोधा, ठाकुर, आलम तथा घनानंद इसी वर्ग के कवि आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवियों में घनानंद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद की अनुभूति वियोगिनी में सर्वाधिक प्रकट हुई है। इस कारण इनकी कविताओं में सर्वाधिक आवेग है। उनकी वेदना आकाश से पाताल तक व्याप्त दिखाई देती हैं। इनके अंदर की जो हुक ही वस्तुतः इनकी कविता बन गई। घनानंद का प्रेम सर्वथा निश्चल एवं सरल है। घनानंद ने सुजान को जिस ढंग से संबोधित किया उसमें उनकी व्यक्तिगत अनुभूति मुखर हो उठी। वैयक्ता के सर्फ ने घनानंद की कविता को बहुत ही मार्मिक बना दिया, जैसे कि आनंद विधान प्राण प्रीतम सुजान की सुधि सब भांति और वे शुद्ध करत है। घनानंद का वियोग वर्णन प्राय बेजोड़ है। उनका वियोग सहयोग से भी पीछा नहीं छोड़ता है और सहयोग की पृष्ठभूमि में आसान्न वियोग की जैसी मार्मिक व्यंजना घनानंद में मिलती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वहीं प्रेम के प्रति सैद्धांतिक विषमता की दृष्टि से घनानंद बेजोड़ हैं। वे प्रेम की अग्नि में आज जन्म जलने को प्रस्तुत हैं। उनकी अविचल अवस्था सर्वथा स्पृहणीय है। भाषा के क्षेत्र में घनानंद बेजोड़ हैं। समालोचक एवं स्वर से उनकी भाषा प्रवणता को स्वीकार करते हैं। ब्रजनाथ ने अपनी प्रशस्ति में उन्हें भाषा प्रवीण कहा है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदरतानी के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सु छंद सदा रहे सो घन जी की कवित्व बखाने। वहीं आगे है कि घनानंद की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा की सजगता एवं प्रभावशीलता के कई कारण हैं। जनपदीय या स्थानीय शब्दों का सफल प्रयोग तथा लक्षण का सफल निर्वाह। घनानंद की कविताओं में विरोधाभास का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है और इस कारण ऐसे स्थलों पर शब्दों और भाषा दोनों स्वरूप निखर उठे हैं। मुहावरे तो इनकी भावानुकूल भाषा की गति को मोड़ने में सर्वाधिक समर्थ दिखाई देते हैं। यह भाषा और ब्रज भाषा दोनों में सर्वाधिक प्रवीण दिखाई देते हैं। वाक्य ध्वनि पद ध्वनि के अतिरिक्त घनानंद ने पद्यांश ध्वनि से भी कई जगह काम लिया है। घनानंद की कविताओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का पूर्ण विकास पाया जाता है। भावों को नवीन मार्गों पर ले जाने में वे पूर्ण सफल हुए हैं। रीति मुक्त कवियों में वे शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। वहीं आगे नेक्स्ट है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा कब से प्रारंभ है। तो हिंदी में रीति ग्रंथों की जो अविच्छिन्न परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ हुई, क्योंकि उन्होंने पहले केशव के संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का विवेचन किया। यह तो माना जाता है कि केशव ही प्रथम आचार्य हैं। चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसश्रृंगार, मंजरी, पिंगल 5 ग्रंथों की रचना की। कवि कुल कल्पतरु उनका प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जिसमें अलंकार, गुण, दोष, शब्द, शक्ति आदि विविध काव्यांगों का विवेचन किया है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीति सिद्ध कवियों के विषय में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। तो रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, परंतु काव्य के अंतर्गत प्रसंगानुकूल काव्य के विविध लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए काव्य कवि का शब्द प्रयोग किया है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी कविता के लक्षण विशेष के सांचे में ढालने के लिए विशेष चिंता नहीं रहती थी। उन्होंने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। स्वतंत्र उद्भावना के लिए जितना अवकाश
अवकाश इन कवियों के पास था, उतना रीतिबद्ध आचार्य कवियों के पास नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं रीति परंपरा भी काम कर रही है। बिहारी इस धारा के शिरमौर हैं। वहीं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का नाम बताइए और किसी एक रीतिबद्ध कवि का संक्षिप्त परिचय बताइए। तो हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में जो कवि रीति की परिपाटी से जुड़े रहे वे रीतिबद्ध कवि माने गए हैं। इनमें से अति महत्वपूर्ण आपके जैसे कि चिंतामणि, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, कुलपति, देव, श्रीपति, सोमनाथ आदि ये सभी आपके रीतिबद्ध कवियों में हैं। वहीं आपकी हम बात करें श्रीपति की, तो श्रीपति मिश्र कल्पी नगर के निवासी थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचना आपकी काव्य सरोज है। साथ ही इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि कवि कुल, कल्पद्रुम, रससागर, अलंकार गंगा और अनुप्रास, विनोद, विक्रम विलास, सरोज लतिका। ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, केवल नाम के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें प्रथम 4 ग्रंथ काव्य शास्त्र से ही संबंधित थे। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रवृत्तियों में से किसी एक की चर्चा कीजिए। तो उसमें आपका नारी चित्रण, तो नारी चित्रण में रीतिकाल की कविताएं नारी के आसपास ही घूमती रही हैं। रीति काव्य में नारी के 2 स्वरूप मिलते हैं जिसमें स्वकीय और परकीय है। यहाँ नारी रूपवती और विलास का साधन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि नारी कोई व्यक्ति समाज के संगठन की इकाई नहीं अपितु सब प्रकार के बंधनों से मुक्त विलास का एक उपकरण माना है। इसके रूप का एक विचित्र है कि अंग अंग ज्योति जोन सी उजियारी होती, रूप की उजियारी प्यारी भरता चंद जैसी। आगे है कि रीतिकालीन का विचार कीजिए। तो रीतिकालीन नीति का विचार, तो यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि इस काल के कवियों ने नीति विषयक उक्तियां कहकर समाज की चेतना को झकझोर दिया है। बिहारी का यह दोहा इसी प्रकार का है कि साहित्य संगु समान सो यहाँ कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने काजर नयन जोग। वृंद की सुक्तियाँ और गिरधर की अन्योक्तियों भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गई हैं कि हित की गहिए न ताहि जो नर होत अवाद, ज्यों तेरे अरसी होत दिखावत क्रोध। वही है कि गिरधर की अन्योक्तियों में सफल अन्योक्ति विधान बड़ा प्रभावी है, जैसे कि रहिए लटपट काट दिन अरौ धामे में सोए, छाहन बारी बैठिए जो तरु पत्रो होय। फिर आगे है कि रीतिकालीन वीर काव्य पर प्रकाश डालिए। तो वीर काव्य पर, जैसे कि इस काल में 2 प्रकार के कवि माने हैं। पहले जो स्वतंत्र रूप से वीर काव्य की रचयिता था और दूसरे वो जो फुटकर रूप से वीर काव्य रचते थे। भूषण पूरी तरह से वीर रच के कवि थे। उनकी कविता राष्ट्रीय भावों की घोतक थी। वहीं शिवाजी छत्रसाल उनके नायक थे। भूषण ने जिस राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया हुआ है इस युग के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, भूषण भनत नाद विरद, नगारंद के नंदी नंद मद गैवरन के रलत हैं। इसके अतिरिक्त लाल, शूदन, पद्माकर जैसे कवियों ने भी हिंदू वीरों के शौर्य पराक्रम की प्रशंसा की है। साथ ही केशव, मतीराम, श्रीधर, गोरेलाल ये आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की अच्छी कविताएं की हैं। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद ने वीर कवियों की आपकी 196 बताई हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत की मुक्तक काव्य परंपरा की भी छाप है। तो आप इससे क्या समझते हैं? तो संस्कृत की मुक्तक काव्य परंपरा का रीतिकालीन कवियों पर प्रभाव पड़ा है और प्रमुख काव्य कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख काव्यों में आपके जैसे कि तो पिछली वीडियो में हमने आपके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम अपना 36 के स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी काव्य में मीरा का क्या स्थान है? तो ये जो मीराबाई हैं उनका हिंदी काव्य में अद्वितीय साधिका के रूप में इनका स्थान है। मीरा का उद्देश्य कविता करना नहीं बल्कि वस्तुतः मिलन की साध जब हृदय में समाप्त नहीं पाती तब कंठ से फूट पड़ती है और भक्त में लिपिबद्ध कर देते हैं। मीरा को क्या पता था कि उनके ये भावना प्रसून हिंदी साहित्य की अमर निधि बन जाएंगे। ठीक है, आगे इसके बाद आएगा कि मीरा की भाषा पर टिप्पणी
लिखिए। तो मीरा जी जो है वो मीरा की भाषा शुद्ध राजस्थानी है और उन्होंने जयदेव की सी मधुरता है इस जिसमें गुजराती, ब्रज, पश्चिमी हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भावा अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जिस भाषा के शब्दों को उचित समझा उसका सहज रूप में प्रयोग किया। भाषा प्रभावयुक्त, स्वाभाविक और सरलता से समझ में आ जाती है। मिश्रित शब्दों का प्रयोग होने पर भी वह अत्यंत मधुर तथा प्रभावपूर्ण है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बसरत अंग पपा अपार रे, घटके पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। ये हो गया इनकी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 कि गुरु नानक देव के विषय में बताइए, या फिर निर्गुण काव्य में के अंतर्गत गुरु नानक का योगदान बताइए। तो मध्ययुगीन निर्गुण भक्ति का साधना में गुरु नानक का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी सरलता और ईश्वर में तन्मयता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनकी प्रतिष्ठा सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में ही नहीं अपितु निर्गुण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों के रूप में भी है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। गुरु नानक ने अपने गुरु आराध्य से अपना निकटता स्थापित करते हुए हम घर सजान आए कहा है और आबहु ममित प्यारे मंगल गावहु न रे का भाव व्यक्त किया है। उनको राम, अलख, अपार, आगम, अगोचर और साथ ही उनमें एक और दिया है कि नातिसु माता पिता सुत बंधु, नातिसु माता पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी है। और फिर और जो घटघट अंतरी ब्रह्म लुकाई, इनके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि विचारों में उनका मत कबीर आदि निर्गुणी या संतों के मत से मिलता जुलता है, लेकिन ना तो इन भजनों में कबीर का अकड़पन है और ना ही खंडन मंडन की प्रवृत्ति है। अत्यंत सहज और उदार भाव की ही उनकी उक्तियों का प्रधान आकर्षण है। जाति पाति, छुआछूत और बाह्यचरों के प्रति उच्च कोटि की भावना विद्यमान थी, जो भक्तों को त्याग भावना और दुख बर्दाश्त करने की अंतहित प्रेरणा देता है। इनके पदों में सत्य के प्रति आस्था, विनय और मृदुता गजब की है। उन्होंने मिथ्याचारों में फंसे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि रैन गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, हीरे जैसे जन्मू है कौड़ी बदले जाई। अतः उन्होंने मानव जीवन को सार्थकता का नाम स्मरण से ही नहीं बल्कि आदि ग्रंथ के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में नानक जी की बाणियाँ हैं। यद्यपि उनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु हिंदी और फारसी बहुल पंजाबी में भी खूब लिखा है। वस्तुतः निर्गुण काव्य परंपरा को समृद्ध करने में अद्वितीय योगदान रहा था। इसके बाद आते हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल के विषय में बताइए। तो राजस्थान के प्रसिद्ध संतों में दादू दयाल का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वान इनका जन्म अहमदाबाद में मानते हैं, परंतु वहाँ उनका कोई स्मारक नहीं मिलता है। क्षिति मोहन सेन उन्होंने ब्राह्मण के पालित पुत्र मानते हैं, पर अधिकतर विद्वान इस मत से असहमत है। वे धुनिया थे जो मुसलमान की एक जाति है। उन्होंने अज्ञात संतों से दीक्षा प्राप्त की, जिनका नाम वृद्धानंद है बताया जाता है। वे देशाटन करते हुए राजस्थान आए और सांबर के निकट बस गए, जहां आज उनके नाम से दादू द्वार है। दादू प्रतिभाशाली संत थे। हरड़े, वारड़ी और अंगवधु उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। रब्ज, सुंदरदास, प्रयागदास उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। निर्गुण भक्त होने के कारण उन्हें भी कबीर के समान परंपरागत उच्च कहे जाने वाले लोगों में सामना करना पड़ता है। वहीं इसलिए कबीर के समान परंपरागत उच्च कहे जाने वाले लोगों में सामना करना पड़ता है, और इसलिए कबीर की तरह उन्होंने भी वेद विरोधी राग आलापते हुए जाति प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक रूढ़ियों, मिथ्याचारों का जमकर विरोध किया। हालांकि कबीर की तरह उनका स्वर उग्र नहीं रहा। वे सहज भाव से ही अपनी बात कहते थे। ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण उनकी मुख्य प्रवृत्ति थी, जिसे इन शब्दों में देखा जा सकता है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पेड़ परान, सब कुछ तेरा तू है, मेरा यह दादू ज्ञान। तो इसमें उन्होंने जो प्रेम विरह की तड़प अद्भुत है। उनकी काव्य भाषा ब्रज, उसमें राजस्थानी एवं खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। इसी के साथ रब्ज के विषय में बताइए। तो रब्ज क्या है? तो दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व वाले जो थे वो आपके रब्ज थे। ये पहुँचे हुए संत होने के साथ साथ सहृदय कवि भी थे। उनकी अनेक रचनाएं हैं और अपने गुरु दादू की रचनाओं को उन्होंने अंगवधु तथा
अन्य संतों की वाणियों को सर्वांगीण के नाम से संग्रहित किया है। उनकी रचनाएं सीधे हृदय में उतर जाती हैं तथा जीवन सत्य को उद्घाटित करते हुए प्रतीत होती हैं। उनका चिंतन प्रौढ़, वेगवती, स्वाभाविक और अन्य कई संत जिस बात को कई पदों में कहते हैं, रब्ज उसको दोहे में ही कह देते हैं। निर्गुण संतों के समान ही उनका वर्ण विषय रहा है। द्विवेदी जी के अनुसार उनकी भाषा में राजस्थानी और मुसलमानीपन अधिक दिखाई देता है। वही सूफी कवि मुल्ला दाऊद की बात करें तो उनकी रचनाओं के विषय में बताना है तो मुल्ला दाऊद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। उनकी रचनाओं में चंदायन का संपादन एवं प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विश्वनाथ प्रथम द्वारा हो चुका है। रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जिसका समय है 1379 स्वीकार किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोक कथा नाम दिया। इस प्रेम काव्य में नायक लोकर तथा चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल अथवा संवत 1650 से लेकर 1900 तक की काल अवधि रीतिकाल के नाम से अभिहित की जाती है। काव्य शास्त्रीय अर्थ में रीति से तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, नायिका भेद कथन के विवेचन से होता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत काव्य के इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है और उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। हिंदी साहित्य के उक्त काल में अनेक कवियों ने इसी प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया है। वही रीतिकाल की पृष्ठभूमि की बात करें तो काव्य शास्त्र की परंपरा भारत में नाट्य शास्त्र काव्यांग निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। साथ ही अग्नि पुराण की गणना इसी क्रम में होती है। संस्कृत साहित्य में काव्य की आत्मा को लेकर विभिन्न संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ है, जैसे कि रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ये परंपराएं भी रीतिकाल की पृष्ठभूमि निर्माण में सहायक है। साथ ही श्रृंगार साहित्य की परंपरा तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत श्रृंगार रसपरक काव्य की धारा अवच्छिन्न रूप से प्राप्त होती है, जिसमें उल्लेखनीय है गथा सतसई, साथ ही अमरूक शतक, आर्य सप्तशती, श्रृंगार मुक्तक, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार शतक। इसके बाद आता है राधा कृष्ण के श्रृंगार की परंपरा। तो जो 12वीं शताब्दी में जयदेव ने राधा कृष्ण का श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के रूप में किया। हिंदी में विद्यापति ने इसी परंपरा को अपनाया। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम लच्चड़ा भक्ति ने एक प्रकार की नायिका वेद कथन को आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी ओर सूफी कवियों ने इसके मजाजी के प्रभाव के फलस्वरूप वैष्णवों को प्रेम लक्षण भक्ति में कामुकता का समावेश हो गया। वहीं दरबारी परंपरा की बात करें तो विलासी बादशाहों के दरबारों में आश्रय पाने के कारण फारसी की कविताओं के साकी, शराब, जाम, प्याला आदि घर कर गए थे। हिंदी के दरबारी कवियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार पूर्व परंपरा ही रीतिकालीन साहित्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी के साथ आता है कि रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें रीति कवि और रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि आते हैं। रीति कवियों को भी दो भागों में वर्णित किया गया है, जैसे रीति ग्रंथकार कवि या रीति सिद्ध कवि या लक्षणबद्ध कवि। वे कवि जिन्होंने शास्त्रीय शैली पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे कि केशवदास, मतीराम, देव, पद्माकर और ग्वाल इस श्रेणी के प्रमुख कवि हैं। वहीं रीतिबद्ध कवि या लक्षणबद्ध कवि की बात करें तो इसमें आपके शास्त्रीय पद्धति पर काव्यांगों का निरूपण तो नहीं किया, परंतु इनके प्रत्येक छंद में किसी न किसी काव्यांग का निरूपण हुआ है। इनका ध्यान प्रंथों पर अवश्य रहता है। सेनापति और बिहारी इसी कोटि के कवि हैं। वही स्वच्छंद अथवा रीति मुक्त कवि की बात करें तो वे कवि जिन्होंने साधारण काव्य के रूप में रचना की और श्रृंगार विषयक विविध विषयों की चर्चा का समावेश उनकी रचनाओं में यथास्थान स्वयमेव हो गया। बोधा, ठाकुर, आलम तथा घनानंद इसी वर्ग के कवि आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवियों में घनानंद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद की अनुभूति वियोगिनी में सर्वाधिक प्रकट हुई है। इस कारण इनकी कविताओं में सर्वाधिक आवेग है। उनकी वेदना आकाश से पाताल तक व्याप्त दिखाई देती हैं। इनके अंदर की जो हूक ही वस्तुतः इनकी कविता बन गई। घनानंद का प्रेम सर्वथा निश्चल एवं सरल है। घनानंद ने सुजान को जिस ढंग से संबोधित किया उसमें उनकी व्यक्तिगत अनुभूति मुखर हो उठी। वैयक्ता के
सर्फ ने घनानंद की कविता को बहुत ही मार्मिक बना दिया, जैसे कि आनंद विधान प्राण प्रीतम सुजान की सुधि सब भांति और वे शुद्ध करत है। घनानंद का वियोग वर्णन प्राय बेजोड़ है। उनका वियोग सहयोग से भी पीछा नहीं छोड़ता है और सहयोग की पृष्ठभूमि में आसान्य वियोग की जैसी मार्मिक व्यंजना घनानंद में मिलती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वहीं प्रेम के प्रति सैद्धांतिक विषमता की दृष्टि से घनानंद बेजोड़ हैं। वे प्रेम की अग्नि में आज जन्म जलने को प्रस्तुत हैं। उनकी अविचल अवस्था सर्वथा स्पृहणीय है। भाषा के क्षेत्र में घनानंद बेजोड़ हैं। समालोचक एवं स्वर से उनकी भाषा प्रवणता को स्वीकार करते हैं। ब्रजनाथ ने अपनी प्रशस्ति में उन्हें भाषा प्रवीण कहा है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदरतानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सु छंद सदा रहे सो घन जी की कवित्व बखाने। वहीं आगे है कि घनानंद की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा की सजगता एवं प्रभावशीलता के कई कारण हैं। जनपदीय या स्थानीय शब्दों का सफल प्रयोग तथा लक्षण का सफल निर्वाह। घनानंद की कविताओं में विरोधाभास का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है और इस कारण ऐसे स्थलों पर शब्दों और भाषा दोनों स्वरूप निखर उठे हैं। मुहावरे तो इनकी भावानुकूल भाषा की गति को मोड़ने में सर्वाधिक समर्थ दिखाई देते हैं। यह भाषा और ब्रज भाषा दोनों में सर्वाधिक प्रवीण दिखाई देते हैं। वाक्य ध्वनि पद ध्वनि के अतिरिक्त घनानंद ने पद्यांश ध्वनि से भी कई जगह काम लिया है। घनानंद की कविताओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का पूर्ण विकास पाया जाता है। भावों को नवीन मार्गों पर ले जाने में वे पूर्ण सफल हुए हैं। रीति मुक्त कवियों में वे शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। वहीं आगे नेक्स्ट है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा कब से प्रारंभ है। तो हिंदी में रीति ग्रंथों की जो अविच्छिन्न परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ हुई, क्योंकि उन्होंने पहले केशव के संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का विवेचन किया। यह तो माना जाता है कि केशव ही प्रथम आचार्य हैं। चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसश्रृंगार, मंजरी, पिंगल 5 ग्रंथों की रचना की। कवि कुल कल्पतरु उनका प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जिसमें अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि विविध काव्यांगों का विवेचन किया है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीति सिद्ध कवियों के विषय में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। तो रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, परंतु काव्य के अंतर्गत प्रसंगानुकूल काव्य के विविध लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए काव्य कवि का शब्द प्रयोग किया है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी कविता के लक्षण विशेष के सांचे में ढालने के लिए विशेष चिंता नहीं रहती थी। उन्होंने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। स्वतंत्र उद्भावना के लिए जितना अवकाश इन कवियों के पास था, उतना रीतिबद्ध आचार्य कवियों के पास नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं रीति परंपरा भी काम कर रही है। बिहारी इस धारा के शिरमौर हैं। वहीं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का नाम बताइए और किसी एक रीतिबद्ध कवि का संक्षिप्त परिचय बताइए। तो हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में जो कवि रीति की परिपाटी से जुड़े रहे वे रीतिबद्ध कवि माने गए हैं। इनमें से अति महत्वपूर्ण आपके जैसे कि चिंतामणि, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, कुलपति, देव, श्रीपति, सोमनाथ आदि ये सभी आपके रीतिबद्ध कवियों में हैं। वहीं आपकी हम बात करें श्रीपति की, तो श्रीपति मिश्र कल्पी नगर के निवासी थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचना आपकी काव्य सरोज है। साथ ही इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि कवि कुल, कल्पद्रुम, रससागर, अलंकार गंगा और अनुप्रास, विनोद, विक्रम विलास, सरोज लतिका। ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल नाम के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें प्रथम 4 ग्रंथ काव्य शास्त्र से ही संबंधित थे। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रवृत्तियों में से किसी एक की चर्चा कीजिए। तो उसमें आपका नारी चित्रण, तो नारी चित्रण में रीतिकाल की कविताएं नारी के आसपास ही घूमती रही हैं। रीति काव्य में नारी के 2 स्वरूप मिलते हैं, जिसमें स्वकीय और परकीय है। यहाँ नारी रूपवती और विलास का साधन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि नारी कोई व्यक्ति समाज के संगठन की इकाई नहीं, अपितु सब प्रकार के बंधनों से मुक्त विलास का एक उपकरण माना है। इसके रूप का एक विचित्र है कि अंग अंग ज्योति जोन सी उजियारी होती, रूप की उजियारी प्यारी भरता चंद जैसी। आगे है कि रीतिकालीन
का विचार कीजिए। तो रीतिकालीन नीति का विचार, तो यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि इस काल के कवियों ने नीति विषयक उक्तियाँ कहकर समाज की चेतना को झकझोर दिया है। बिहारी का यह दोहा इसी प्रकार का है कि साहित्य संगु समान सो यहाँ, कहे सब लोग पान पीक ओठन बने काजर नयन जोग। वृंद की सूक्तियाँ और गिरधर की अन्योक्तियों भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गई हैं कि हित की गहिए न ताहि, जो नर होत अवाद, ज्यों तेरे अरसी होत दिखावत क्रोध। वही है कि गिरधर की अन्योक्तियों में सफल अन्योक्ति विधान बड़ा प्रभावी है, जैसे कि रहिए लटपट काट दिन अरौ धामे में सोए, छाहन बारी बैठिए जो तरु पत्रो होए। फिर आगे है कि रीतिकालीन वीर काव्य पर प्रकाश डालिए। तो वीर काव्य पर, जैसे कि इस काल में दो प्रकार के कवि माने हैं। पहले जो स्वतंत्र रूप से वीर काव्य के रचयिता था, और दूसरे वो जो फुटकर रूप से वीर काव्य रचते थे। भूषण पूरी तरह से वीर रच के कवि थे। उनकी कविता राष्ट्रीय भावों की घोतक थी। वहीं शिवाजी छत्रसाल उनके नायक थे। भूषण ने जिस राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया हुआ है, इस युग के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, भूषण भनत नाद बिरद, नगारंद के नंदी नंद मद, गैवरन के रलत हैं। इसके अतिरिक्त लाल, शूदन, पद्माकर जैसे कवियों ने भी हिंदू वीरों के शौर्य पराक्रम की प्रशंसा की है। साथ ही केशव, मतिराम, श्रीधर, गोरेलाल ये आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की अच्छी कविताएं की हैं। डॉक्टर जय किशन प्रसाद ने वीर कवियों की आपकी 196 बताई हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत की मुक्तक काव्य परंपरा की भी छाप है। तो आप इससे क्या समझते हैं? तो संस्कृत की मुक्तक काव्य परंपरा का रीतिकालीन कवियों पर प्रभाव पड़ा है। ये पड़ा है। और प्रमुख काव्य कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख काव्यों में आपके जैसे कि